हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीएस सुमित त्यागी, आप देख रहे हैं सीएस सुमित सर क्लासेस। आज दोस्तों मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूं क्लास 11th का एक लेक्चर है ये। हालांकि इसे कोई भी देख सकता है, कॉमर्स साइड का कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी भी लेवल पर हो वो उसको देख सकता है, क्योंकि ये बेसिक है अकाउंटिंग का। मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। मोटा मोटा दो बेसिस होते हैं, या तो कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। तो ये कैश बेसिस क्या है, एक्रूअल बेसिस क्या है, दोनों में क्या फर्क है, कौन सा फॉलो करना चाहिए या कौन सा फॉलो किया जाता है, यही सारी बातें मैं इसमें आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो देखते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। चैप्टर है हमारा या टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिस, और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, अपने आप में एक टॉपिक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं आपसे बेसिस की बात करूं यानी अकाउंटिंग किस बेस पे होती है, तो ये मोटा मोटा दो बेसिस पर अकाउंटिंग होती है आपके पास। एक कहलाती है कैश बेसिस और एक कहलाती है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग का सिस्टम है अकॉर्डिंग टू विच transactions are recorded in the books of account when cash is received or paid। एक्रूअल बेसिस का भी लिख लेते हैं लगे हाथ। It is basis of accounting। It is system of accounting according to which transactions are recorded in the books of accounting when transaction is entered into, irrespective of cash being received or paid। ये आपके पास कहीं ना कहीं मैंने डेफिनेशन लिख दिया या मीनिंग लिख दिया है कैश बेसिस का और एक्रूअल बेसिस का, कि कैश बेसिस क्या है या एक्रूअल बेसिस क्या है। तो कैश बेसिस में बेसिकली ये कहता है कि आप अपनी अकाउंट्स की बुक्स में ट्रांजैक्शन को उस टाइम पर रिकॉर्ड करते हो जब कैश में सेटलमेंट हुई है। It is a system of accounting according to which transactions are recorded in the books of account। Books of account में transaction record होंगी कब, when cash is received or paid। जब आपको कैश रिसीव हो सेल के केस में, या आपने कैश पे किया हो परचेज के केस में। लेकिन अगर मैं एक्रूअल की बात करूं तो एक्रूअल क्या कहता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग in the books of account when transaction is entered into। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की उस पीरियड में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, irrespective of cash has been received or paid। इससे फर्क, irrespective of the fact, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैश आपको रिसीव हुआ या कैश आपने पे किया। अब देखिए अपने इसी पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कैश सेल्स ₹1 लाख, क्रेडिट सेल्स ₹50,000, कैश परचेज ₹50,000, क्रेडिट परचेज ₹80,000। टोटल सेल कितनी होगी? टोटल सेल 1 लाख कैश में 50,000 क्रेडिट सेल मैंने आपको बताया हुआ है
क्रेडिट सेल का मतलब आपने उधार में बेची है, पैसा अभी नहीं रिसीव हुआ। टोटल सेल कितनी हो गई? 1,50,000। अगर मैं टोटल परचेज की बात करूं तो मेरा टोटल परचेज कितना हो गया? 1,30,000। सैलरी, टोटल सैलरी ₹10,000, पेड ₹5,000, नोट पेड येट, अभी पे नहीं की, ₹5,000। मैंने कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हैं, जैसे कि सेल। तो अगर मैं सेल की बात करता हूं तो सेल मेरे यहाँ पे दो हैं, एक कैश में और एक क्रेडिट पर। एक मैंने बात की है आपके साथ किस पे? परचेज। परचेज भी दो हैं, कैश में और क्रेडिट पर। कैश परचेज मतलब पैसा दे चुके हैं, क्रेडिट परचेज मतलब माल खरीद लिया है लेकिन अभी पैसा नहीं दिया है। टोटल से आपके पास सैलरी है कि सैलरी, टोटल सैलरी है 10,000। उस 10,000 में से आपने पे कितना किया है अभी अपने स्टाफ को? 5,000 पे करना बाकी है। ये कुछ खर्चे और रेवेन्यू की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी है। दो बेसिस मैं फॉलो कर सकता हूं अपना प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। दोनों बेसिस में क्या फर्क है? क्या दोनों से आंसर सेम आता है? इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। कैश बेसिस कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड होगी जिसके अगेंस्ट में पैसा मिला है या आपने पैसा पे किया है। यानी जो पैसा आया वही रेवेन्यू, जो पैसा गया वही खर्चा, बस। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में मेरा सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल आएगी? कैश वाली सेल। क्रेडिट वाली सेल को मैं यहां पे कवर नहीं करूंगा। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग मेरी जो रेवेन्यू होगी वो सिर्फ वो होगी जो मुझे पैसा मिला, ₹1 लाख। अगर मैं अपने खर्चों की बात करूं, एक्सपेंसेस की बात करूं, तो दो एक्सपेंसेस हैं। एक परचेजेस, कौन सा परचेज आएगा? सिर्फ कैश वाला, क्योंकि उसी में पैसा आपने पे किया 50,000। दूसरा खर्चा अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सिर्फ जो आपने पे की है, कैश पेड सैलरी, सिर्फ उसी को खर्चा माना जाएगा एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कितनी पे की आपने? 5,000। तो 50 और 55 को मैं माइनस करता हूं 1 लाख में से, तो मेरा प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस, मेरा प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस कितना बना? 45,000। लेकिन अगर इसी चीज को मैं एक्रूअल बेसिस से कैलकुलेट करता, इसी चीज को मैं एक्रूअल बेसिस से कैलकुलेट करता, तो मैं कैसे करता समझो। मैं रेवेन्यू में लेता वो ट्रांजैक्शन इन विच वी हैव एंटर्ड इनटू, वो ट्रांजैक्शन जो मैं कर चुका हूं, चाहे पैसा उसके अगेंस्ट में मिला हो ना मिला हो, चाहे पैसा उसके अगेंस्ट में हमने पे किया हो ना किया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट। जिस ट्रांजैक्शन में मैं एंटर हो चुका हूं, जो ट्रांजैक्शन मैं कर चुका हूं, उस ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? एक्रूअल बेसिस कहता है, ये एक्रूअल बेसिस कहता है। तो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू क्या होगा? मेरी टोटल सेल, जो सेल आपने करी उसके अगेंस्ट में पैसा मिला या नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल सेल कितनी है? 1 लाख कैश वाली और 50,000 क्रेडिट वाली, 1,50,000। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो दो एक्सपेंसेस है, परचेजेस। अब इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। मैं कौन सी परचेज रिकॉर्ड करूंगा? कैश या क्रेडिट, फर्क ही नहीं पड़ता सर। जो भी आपने माल परचेज किया ड्यूरिंग दिस ईयर, वो सारी परचेज आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे उसके अगेंस्ट में अभी कैश पे हुआ हो या अभी कैश ना पे हुआ हो। सिंपल है। तो टोटल परचेज हम लोग यहां पर लिखेंगे, टोटल परचेजेस कितना है? टोटल परचेजेस 130। दूसरा सैलरीज,
जितनी सैलरीज मुझे देनी थी, भले ही मैंने पे करी हो या ना करी हो फर्क नहीं पड़ता, जितनी सैलरी मैंने देनी थी वो टोटल सैलरी मेरा खर्चा बनेगी 130 प्लस 10 140। तो मेरा प्रॉफिट एज पर एक्रूअल कंसेप्ट कितना आया 10,000, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग 45,000। तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों ही केसेस में आपका प्रॉफिट सेम नहीं आएगा, प्रॉफिट अलग अलग चलेगा। ये तो क्लियर है अपन को। कौन सा फॉलो करना है सर, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस। हमारी जितनी अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, जितनी अकाउंटिंग एज अ बिजनेसमैन कोई करता है, जितनी अकाउंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, कोई भी अकाउंटिंग हो, हाँ कुछ सिनेरियोज में कैश बेसिस जरूर फॉलो होता है, उसके अलावा हर जगह कौन सा फॉलो होता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ड्यूरिंग the financial year 2020-2021, Ashok had cash sales of rupees 3,90,000 and credit sales of rupees 1,60,000. His expenses for the year were rupees 2,70,000, out of which rupees 80,000 is still to be paid. Find out Ashok's income for financial year 2020-21 following cash basis accrual. फाइनेंशियल ईयर आपको गिवन है 2020-2021, जिसमें कि एक ओनर है कोई अशोक, उन्होंने कैश में सेल की 3,90,000 और उधार पर क्रेडिट में सेल किया है 1,60,000। इसके अलावा कुछ खर्चे उनके दिए हुए हैं फॉर द ईयर वर रुपीज 270, आउट ऑफ विच जिसमें से कि 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। 270 में से 80 अभी पे नहीं किए। Find out Ashok income for the financial year 2020-2021 following cash basis and accrual basis, दोनों से एक बार शो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं इसके। अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो आप रेवेन्यू किसको बनाओगे? कैश सेल, क्रेडिट सेल या दोनों को मिलाकर? सिर्फ कैश सेल्स, जो कि है मेरे पास 3,90,000। कैश बेसिस यही कहता है ना, जो पैसा मिला सिर्फ वो आपकी इनकम बनेगी। इसके अलावा अगर मैं खर्चों की बात करता हूं, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कितना बनेगा बताइए? टोटल एक्सपेंस है 270, उसमें से 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। 80,000 अभी पे नहीं हुए, तो पे कितने हुए हैं? 270 माइनस 80,000, तो 190 पे हुए हैं सिर्फ। तो आपकी इनकम आ गई 2 लाख। अगर हम इसी को ही एक्रूअल बेसिस से सोल्व करते तो मेरा रेवेन्यू होता कितना? कैश प्लस क्रेडिट सेल, दोनों को मिलाकर मेरा रेवेन्यू बनता 390 प्लस 160, 5,50,000 मेरा टोटल रेवेन्यू बनता। और मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने बनते? पूरा 270। जितना पे नहीं हुआ वो माइनस नहीं होता क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 280 मेरी इनकम बनती एक्रूअल के अकॉर्डिंग। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, क्लास 11th आपके एग्जाम में भी कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन होता है, उस एक ही क्वेश्चन को वो कहता है दोनों मेथड से सॉल्व करो, कैश बेसिस से भी और एक्रूअल बेसिस से भी। तो इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब देखो,
तो कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस आपको समझ आ गया। एक ईयर मेरा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 से और ये क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को। नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा इसी से नेक्स्ट डेट यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। डन। यहां पर आपने सेल्स की ₹5 लाख और इसमें से आपको रिसीव्ड हुआ ₹4,50,000। आपने परचेज किया ₹3 लाख और इसी परचेज में से आपने अब तक जो पे किया इस साल में वो पे किया है ₹2 लाख मान लेते हैं, मान के चलते हैं। आपने सैलरी, टोटल सैलरी थी जो आपको पे करनी चाहिए थी वो थी 1 लाख, बट आपने पे की सिर्फ 80,000, सिर्फ 80,000। ये कुछ ट्रांजैक्शन आपके पास थी एक पर्टिकुलर ईयर में, जो ईयर था आपका 1920। अब जब मैं 19 और 20 की बात करूंगा, सेल्स हुई थी 5 लाख, जिसमें से कि रिसीव्ड हुआ सिर्फ 4.5 लाख, यानी टू बी रिसीव्ड कितना बन जाएगा? टू बी रिसीव्ड को कहा जाएगा आपका एक्रूड, जिसको आप लोग आउटस्टैंडिंग भी कह देते हो। कितना मिलना बाकी है? 50,000। कितना मिलना बाकी है? 50,000। तो इसको कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम। अगर मैं परचेजेस की बात करूं तो 3 लाख की परचेज थी, पे हुआ सिर्फ 2 लाख। अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेजेस, परचेजेस के अगेंस्ट में कितना अमाउंट पेबल है? 1 लाख। इसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी पे करना था लेकिन अभी आपने पे नहीं किया। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं एग्जांपल, यहां पे कर रहा हूं मैं 1,10,000। सैलरी आपने पे करनी थी 1 लाख, लेकिन किसी को जरूरत थी तो आपने एडवांस दे दिया 10,000। तो सैलरी पेड इन एडवांस, जिसको आप लोग प्रीपेड भी कहते हो। कितना ऐसा अमाउंट है जो आपने एडवांस में पे किया? वो है 10,000। कितना ऐसा अमाउंट है जो आपने एडवांस में पे किया? वो है 10,000। अगर मैं 2021 पे आऊं, अगर मैं 2021 पे आऊं तो मैं कहता हूं 2021 में सेल्स आपने की ₹1 लाख की, आपको रिसीव्ड हुआ ₹1,50,000। परचेजेस आपने की ₹50,000 की, मान के चलते हैं, लेकिन जो आपने पे किया वो पे किया ₹1,50,000, ₹1,50,000। अब अगर मैं 2020-2021 की बात करूं तो मेरी सेल्स, और ये पूरा कंसेप्ट एक्रूवल बेसिस पर है, अब ये ध्यान रखना, ये सब कुछ मैं एक्रूवल बेसिस पे लेके चल रहा हूं। कैश बेसिस खत्म, बस इतना ही समझाना था उसको। सब कुछ एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग है। अब एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग 2020-2021 में सेल्स कितनी काउंट होगी? सिर्फ 1 लाख। आप कहते हो सर मिला तो 1.5 लाख है, तो ये 1.5 लाख में 50,000 कौन सा है? ये वो है जो पिछले साल मिलना था लेकिन पिछले साल नहीं मिला। ये वो है जो पिछले साल मिलना था, पिछले साल नहीं मिला। 1920 में मेरी सेल्स कितनी काउंट हुई होगी? जितनी करी वो या जितना मिला? जितनी करी, 5 लाख। यानी ये जो 50,000 नहीं भी मिला वो भी तो आपने पिछले साल की सेल में काउंट कर ही लिया, तो मैं उसे दोबारा थोड़ी काउंट करूंगा 1.5 लाख में। इसीलिए ये बोला जाता है कि एक्रूवल कंसेप्ट अच्छा है। रीजन भी, जो ट्रांजैक्शन एंटर हुई
जैसे यहाँ पे सेल की ट्रांजेक्शन 5 लाख की हुई तो आपने 5 ही लाख सेल माना। अगर यहाँ सेल 1 लाख की हुई तो आपने 1 ही लाख सेल मानी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ। यहाँ आपको ज्यादा रिसीव हुआ, लेकिन वो ज्यादा इसलिए रिसीव हुआ कि कुछ पिछले साल का रुका हुआ है। यहाँ आपको कम रिसीव हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर रिसीव हो जाएगा। तो जितनी सेल है सिर्फ वही लेना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बन जाते हैं आउटस्टैंडिंग या एडवांस। अब ऐसे ही अगर मैं यहां पे आपसे पूछूंगी भाई परचेज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 लाख की परचेज थी लेकिन पे हुआ 2 लाख, लेकिन पे वाले से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो हमारी परचेज कितनी हुई 3 लाख। और ऐसे ही यहां पर अगर मैं परचेज आपसे पूछूं तो परचेज हमारी 50,000 है, लेकिन पे तो हमने सामने जिनसे परचेज किया उनको 1.5 लाख किया। वो इसलिए कि पिछले साल का कुछ 1 लाख रुका हुआ था, वो हमने पे कर दिया, बट वो हमारे लिए कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी कितनी काउंट करूंगा मैं यहां पर अपनी 1 लाख जितनी थी, पे भले ही आपने ज्यादा की हो। अब जैसे 1 लाख सैलरी आपने यहां पे ली, जबकि पे कितना किया था आपने 10,000, तो रिमेनिंग सैलरी आपकी जो है वो यहां की थी तो वो यहां पर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपके आउटस्टैंडिंग या एडवांस, प्री रिसीव्ड, प्रीपेड, ये वर्ड्स निकल कर आते हैं एक्रूअल बेसिस में। कैश बेसिस में ये वर्ड्स नहीं आते हैं, कैश बेसिस में इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कैश बेसिस पर होता तो सिंपल है, सेल कितनी मानूंगा 4.5, परचेज कितनी मानूंगा 2 लाख, सैलरी कितनी मानूंगा 1.10, यहां पर सेल्स कितनी मानूंगा कैश बेसिस में 1.5 लाख, यहां पर सेल्स की परचेज कितनी मानूंगा 1.5 लाख। तो से कैश बेसिस अलग है, एक्रूअल बेसिस अलग है, लेकिन जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्री रिसीव्ड, प्रीपेड, ये सब किस में निकल कर आते हैं आपके एक्रूअल बेसिस पे। एक एग्जांपल और देखना, एक एग्जाम्पल रखा है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मिस्टर विजय हैं जो कि कंसल्टेंट हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014-15। मिस्टर विजय हैं जो कि कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट आप लगा लो, जैसे हम हैं मान लीजिए एक चार्टेड अकाउंटेंट है तो वो कंसल्टेंट है जो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 2014-15 में उन्होंने अर्न किए ₹4 लाख। अब ये जो अर्न वर्ड है ना, ये एक्रूड वर्ड है। अर्न का मतलब है इतना कमाया, इसमें से कितना मिला, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड ₹350, इसमें से उनको रिसीव हुआ है 3.5 लाख। 4 लाख उन्होंने कमाए लेकिन उनको रिसीव हुए 3,50,000। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ ₹170, 170 का खर्चा हुआ इनकर्ड, आउट ऑफ विच ₹40,000 आर आउटस्टैंडिंग, और इस 170 में से भी 40,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी पे करने बाकी हैं, अभी पे नहीं किए गए। ही, ये इंपॉर्टेंट है, अब ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। अब पिछले साल उन्होंने किसी को कंसल्टेंसी दी होगी, तो पिछले साल कंसल्टेंसी दी, उस साल उनको पैसे नहीं मिले, उसके पैसे उनको इस साल मिले हैं। कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन दिस ईयर, एंड ही ऑल्सो पेड ₹20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कोई खर्चा था 20,000 जो उन्होंने लास्ट ईयर नहीं किया, वो उन्होंने करंट ईयर में किया है। ठीक है यहां तक। अगर मैं लेके चलता हूं मान लो कैश बेसिस, तो कैश बेसिस में रेवेन्यू कितना रखोगे,
अर्न किया 4 लाख लेकिन उनको रिसीव हुआ सिर्फ 350, तो रेवेन्यू कितना रखोगे? 350 तो ये प्लस जो उनको रिसीव हुई कंसल्टेंसी फी, चाहे वो पिछले साल की हो बट रिसीव करंट ईयर में हुई है, तो 45,000, 3,95,000। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं कैश बेसिस पे, टोटल एक्सपेंसेस उनके 170 थे, उसमें से 40,000 आउटस्टैंडिंग है, तो पे कितने हुए होंगे? 130 प्लस कुछ खर्चे ऐसे हैं जो पिछले साल के हैं लेकिन पे इस साल हुए हैं 20,000, तो टोटल आ गया 150। कितना हो गया ये? 245। ये उनकी इनकम है एज पर कैश बेसिस। लेकिन अगर मैं इसी को ही एक्रूअल बेसिस पर लेता हूं तो रेवेन्यू होगा जो करंट ईयर से रिलेट करता है सिर्फ वो। करंट ईयर में उन्होंने कितना कमाया? 4 लाख, तो रेवेन्यू भी बनेगा सिर्फ 4 लाख। इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि उनको मिला सिर्फ 350, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। कमाया कितना है करंट ईयर का? 4 लाख। इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि करंट ईयर में उनको 45,000 रिसीव हुआ है पिछले साल का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पिछले साल का है। एक्रूअल बेसिस पिछले साल के आइटम्स को नहीं देखता, एक्रूअल बेसिस देखता है जो आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ हो। एक्रूअल बेसिस देखता है जो आपके करंट ईयर से रिलेट करता हो, चाहे वो रिसीव हुआ हो या नहीं। अब मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं, तो करंट ईयर में एक्सपेंसेस कितने इनकर हुए? 170, तो सीधा 170 आप माइनस करोगे तो 230 आपकी इनकम आ जाएगी एज पर एक्रूअल कंसेप्ट। एज पर एक्रूअल कंसेप्ट आपकी इनकम आ जाएगी 230। तो ये था हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। कोई डाउट आपका हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू।